नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट में। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। पिछली क्लास में हमने 50 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे 50 क्वेश्चन और पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि कौन है। यानी कि जो अपभ्रंश साहित्य है उसमें राम काव्य सबसे पहले किसने लिखा, ये बताना है। तो हो जाएगा आंसर इसका स्वयंभू। यानी कि अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि कौन हो जाएंगे, स्वयंभू हो जाएंगे। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा, स्वयंभू। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी में हिंदी साहित्य का। देखिए हिंदी में यानी कि हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा, ये बताना है। कई भाषा में लिखा गया, फ्रेंच भाषा में लिखा गया जैसे, और अंग्रेजी भाषा में भी लिखे गए, लेकिन ये पूछ रहा है हिंदी भाषा में सबसे पहले किसने लिखा था, तो ये बताना है। तो हिंदी भाषा में सबसे पहले शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। कौन सी इनकी पुस्तक का नाम था, तो शिव सिंह सरोज नाम से लिखा था, शिव सिंह सरोज। तो इसमें जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था हिंदी भाषा में, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से। इसमें जो है 1000 से अधिक कवियों का इन्होंने विवरण दिया है जो हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। अब देखिए आधा इतिहास पूछ रहा है, ये किसने लिखा। हिंदी साहित्य की बहुत सी पुस्तकें लिखी हुई, उसमें आधा इतिहास है या दूसरा इतिहास या नया इतिहास, इस तरह से कई सारी पुस्तकें हैं। तो आधा इतिहास पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा सुमन राजे। आधा इतिहास किसने लिखा, तो सुमन राजे ने लिखा। एक क्वेश्चन पूछ लेता है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो दूसरा इतिहास पूछ लेगा तो क्या आंसर हो जाएगा, बच्चन सिंह। जब भी पूछ ले हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास तो आंसर हो जाएगा बच्चन सिंह। आप लोग याद रखेंगे बच्चन सिंह। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा है। अब रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा है, ये बताना है। देखिए जितने भी काल हुए हैं उनके अलग अलग नामकरण किए गए हैं, विद्वानों के द्वारा किए गए हैं। तो इसमें पूछ रहा है अंधकार काल किसने कहा, तो त्रिलोचन ने कहा। ये याद रखेंगे रीतिकाल को अंधकार काल। अब रीतिकाल नाम किसने दिया था, यानी कि उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया जाए तो रीतिकाल नामकरण किसने किया था, तो रामचंद्र शुक्ल ने किया था। लेकिन इसमें रीतिकाल का नाम किसने दे दिया, अंधकार काल, तो त्रिलोचन ने दे दिया। तो ये याद रखेंगे रामचंद्र शुक्ल। ठीक, रीतिकाल नामकरण अगर पूछ ले। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किसने लिखा। अब पूछ रहा है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, तो इसके लेखक हो जाएंगे विश्वनाथ त्रिपाठी। तो याद रखेंगे विश्वनाथ त्रिपाठी। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है, ये बताना है। तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम हो जाएगा बंग महिला। अगर पूछ ले कौन सी कहानी लिखी थी, तो दुलाई वाली, ये कहानी का नाम हो जाएगा। और किसने लिखा था, तो बंग महिला ने लिखा था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम कहानी लेखिका है, तो याद रखेंगे आप लोग। फिर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र सूरदास है। अब देखिए सूरदास के बारे में पूछ रहा है कि किस उपन्यास का पात्र कौन है, सूरदास। तो ये बताना है। तो रंगभूमि, प्रेमचंद ने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, इसमें से रंगभूमि एक उपन्यास है, उसके पात्र का नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा, सूरदास हो जाएगा। इसी तरह से कई सारे उपन्यास है, गबन है, गोदान है, कर्मला है, मतलब इस तरह से बहुत सारे उपन्यास हैं प्रेमचंद जी के, उसके पात्र भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसी तरह से हम आपको क्वेश्चन वाइज कराते रहेंगे आगे, जो भी उपन्यास हैं उनके पात्र भी। वीडियो को अगर आपने शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें। इससे क्या होगा, आपको अगला वीडियो आसानी से मिल जाएगा। फिर अगला, सिद्धों ने किस भाषा शैली की रचनाएं की। देखिए जो सिद्ध कवि थे, तो सिद्ध कितने थे, 84 सिद्ध हुए हैं। 84 सिद्धों में जिस भाषा शैली का प्रयोग किया, ये बताना है कौन सी भाषा शैली में जो है रचनाएं की हैं। तो संध्या भाषा, भाषा का नाम है एक संध्या भाषा। तो संध्या भाषा में जो है सिद्धों की रचनाएं मिलती हैं। तो भाषा शैली आप लोग सिद्धों की याद रखेंगे। फिर है, घुटन रचना का संबंध किस विधा से। अब देखिए घुटन रचना है और विधा इसकी पूछ रहा है। देखिए विधाएं बहुत सी होती हैं, जैसे नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, इस तरह से बहुत सारी विधाएं होती हैं। तो किस विधा की रचना है घुटन, तो ये पूछ रहा है। तो ये आत्मकथा की हो जाएगी। कौन सी विधा में रचना लिखी गई, तो आत्मकथा में लिखी गई। फिर गर्दिश के दिन आत्मकथा के लेखक। अब जो गर्दिश के दिन है इस आत्मकथा के लेखक कौन है, ये पूछ रहा है। तो इसके हो जाएंगे कमलेश्वर, कमलेश्वर हो जाएंगे इसके रचनाकार। फिर अगला है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक पूछ रहा है। तो देखिए इसमें आंसर हम नीचे लिख देना, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य कौन हो जाएंगे, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हो जाएंगे। ठीक, फिर है अगला, हिंदी के किस साहित्यकार को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये बताना है। हिंदी के किस साहित्य को, यानी कि ये हिंदी भाषा में लिखा गया साहित्य है,
तो कौन से साहित्यकार थे? तो 1968 में किसको मिला था? सुमित्रानंदन पंत को मिला था हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये याद रखेंगे। वैसे सबसे पहले किस भाषा में मिला था? मलयालम भाषा में मिला था, लेकिन हिंदी के लिए पूछ रहा है तो सुमित्रानंदन पंत हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है शब्दार्थ शरीर दावत काव्यम। देखिए ये जो है शब्दार्थो सहितम काव्यम होता है, इसकी परिभाषा किसने दी? शब्दार्थो सहितम काव्यम, तो याद रखेंगे आप लोग शब्दार्थो सहितो काव्यम, तो इसकी परिभाषा दी थी वामन ने, ये परिभाषा आप लोग याद रखेंगे। फिर है हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम पूछ रहा है, तो हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन हो जाएगा? उदंत मार्तंड हो जाएगा। और कब प्रकाशित हुआ था? 1926 में प्रकाशित हुआ था। 1926 में उदंत मार्तंड ये प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। ठीक, फिर अगला है क्वेश्चन, अवधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी कि ये अवधि लिखा, अवधि नहीं, इसको होता है अवधि। अवधि ये बोली का नाम है, किस बोली का नाम है? तो कौशली, यानी कि इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? कौशली हो जाएगा। अवध क्षेत्र में बोली जाती है, अवध क्षेत्र में, और ये किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ये भी आप लोग याद रहेंगे, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 उपभाषाएँ मतलब बोलियाँ आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो आप लोग याद रखेंगे अवधी जो है पूर्वी हिंदी के उपभाषा के अंतर्गत आती है, और इसका दूसरा नाम कौशली भाषा भी है। फिर स्नेह लीला के रचनाकार कौन है? स्नेह लीला के रचनाकार हो जाएंगे विष्णुदास, ये क्वेश्चन याद रखेंगे। फिर अगला है आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस क्या है? यानी कि जो आदिकालीन साहित्य लिखे गए उनका प्रमुख रस बताना है, तो वीर हो जाएगा, यानी कि वीर रस उनका प्रमुख रस था, क्योंकि उस समय जो है राजा महाराजाओं की कहानियाँ या उनके बारे में लिखा जाता था, तो वीर रस प्रधान रचनाएँ की जाती थी। वीर रस प्रधान रचनाएँ की जाती थी, तो वीर रस इसका रस हो जाएगा, वीर रस प्रधान रचनाएँ, जैसे पृथ्वीराज रासो है, इस तरह से जो रचनाएँ लिखी जाती थी वीर रस प्रधान होती थी, तो इसका प्रमुख रस हो जाएगा वीर रस। फिर मनोविश्लेषणवादी कवि किसे माना जाता है? तो मनोविश्लेषणवादी कवि बताना है तो अजेय को माना जाता है। अजेय मतलब अज्ञेय, यहाँ पे याद रखेंगे अज्ञेय से इनका मतलब है अज्ञेय, यानी कि इनका पूरा नाम भी पूछ लेता है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका पूरा नाम हो जाएगा। इनका उपनाम भी पूछ लेता है, तो उपनाम क्या हो जाएगा? अज्ञेय, यानी कि अज्ञेय हो जाएगा। फिर अगला है क्वेश्चन, हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? प्राचीन है कि सबसे पुराना छंद बताना है, कौन सा हो जाएगा हिंदी का? तो दोहा छंद हो जाएगा सबसे पुराना छंद। दोहा में 4 चरण होते हैं, प्रथम और तृतीय में, यानी कि प्रथम और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएँ होती हैं? तो 13 मात्राएँ होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएँ होती हैं? तो 11 मात्राएँ होती हैं। इसका जस्ट अपोजिट चौथा होता है, उसके प्रथम और तीसरे चरण में 11 मात्राएँ होती हैं, बाद वाले में 13 मात्राएँ होती है। तो याद रखेंगे सबसे प्राचीन छंद कौन सा होगा? दोहा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, कौन सी नहीं होगा, कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है? यानी कि इसमें जो कवि दिया है तार सप्तक का नहीं है, तो रामधारी सिंह दिनकर जो है तार सप्तक के कवि नहीं हैं। देखिए 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे, उसमें एक सप्तक में 7 कवि होते थे, तो प्रथम सप्तक का नाम क्या हो जाएगा? तार सप्तक। कभी कभी नाम पूछ लेता है कि प्रथम सप्तक क्या नाम था, तो प्रथम सप्तक नहीं कहेंगे, उसको तार सप्तक कहेंगे। फिर द्वितीय सप्तक, फिर तृतीय सप्तक, फिर चतुर्थ सप्तक, इस तरह से 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे, प्रत्येक सप्तक में 7 कवि होते थे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामायण महानाटक 1610 की रचयिता। अब देखिए रामायण महानाटक है 1610 में लिखा गया, इसके रचयिता कौन है? तो प्राणचंद चौहान हो जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर अगला कह रहा है कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा है? तो ये बताना है कबीर की भाषा सदुक्कड़ी किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी, अब देखिए अगले क्वेश्चन में पूछ रहा पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा है। तो याद रखेंगे दोनों कथन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है सदुक्कड़ी भाषा भी पूछा जा चुका है कई बार, और पंचमेल खिचड़ी भी पूछा जा चुका है कि किसने कहा? तो श्याम सुंदर दास ने जो है पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा था। फिर अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का कवि नहीं, यहाँ पे चेंज कर लेंगे, कवि हो जाएगा। द्विवेदी युग का कवि नहीं है, तो द्विवेदी युग का कवि कौन नहीं है? अंबिका दत्त व्यास जो है द्विवेदी युग के कवि नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौद की प्रथम रचना। देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय इनका नाम है, इनको उपनाम क्या हो जाएगा? अरिहौद। तो इनकी प्रथम रचना पूछ रहा है, तो कृष्ण शतक हो जाएगी इनकी प्रथम रचना। फिर है आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? आनंद अरुणोदय हो जाएगी प्रेमघन की रचना, प्रेमघन जो है इनकी रचना हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है,
भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भारतेंदु की कविता आधुनिक युग में लिखी गई। तो आधुनिक युग की यानी कि विशेषता पूछ रहा है, तो प्राचीन और नवीन का समन्वय, यानी कि प्राचीन और नवीन का इसमें समन्वय मिलता है, तो इनकी कविता की विशेषता हो जाएगी। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? अगला क्वेश्चन, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है, ये बताना है। तो कामायनी में श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। कामायनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी, जयशंकर प्रसाद, याद रखेंगे। और ये छायावादी कवि हैं। कौन से कवि हैं? छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, छायावादी कवि। तो याद रखेंगे कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। फिर अगला है, हिंदी में स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? यानी कि स्वच्छंद छंद का एक प्रकार है। प्रथम प्रयोगकर्ता पूछ रहा है, कौन हो जाएंगे? तो इसके निराला हो जाएंगे। इनका पूरा नाम पूछ ले तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम हो जाएगा। तो याद रखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर अगला क्वेश्चन है, छायावादी कवि का रुद्र किसे कहा जाता है? तो रुद्र पूछ रहा है, छायावादी कवि का किससे कहा जाता है, ये बताना है। छायावादी कवि का रुद्र जो है निराला जी को कहा जाता है। तो निराला के बारे में आप लोग याद रखेंगे, छायावादी कवि का रुद्र किसे कहा जाता है? निराला को कहा जाता है, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर आगे देख लेते हैं, लोकायतन किस प्रकार की रचना है? लोकायतन के बारे में पूछ रहा है। तो लोकायतन जो है प्रबंध काव्य है। क्या हो जाएगा? प्रबंध काव्य हो जाएगा। जैसे प्रबंध काव्य होता है, खंड काव्य होता है, महाकाव्य होता है, तो अलग अलग काव्य होते हैं। तो लोकायतन क्या हो जाएगा? प्रबंध काव्य हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ना ही छायावादी का जनक, मतलब आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने जो है छायावाद का जनक किसे माना है, ये बताना है। नहीं माना है तो सुमित्रा नंदन पंत, किसे माना है? सुमित्रा नंदन पंत को जो है छायावाद का जनक नहीं माना है। तो यहाँ पे नहीं था, ठीक, नहीं माना है सुमित्रा नंदन पंत को। और छायावाद के जनक हैं कौन? तो जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, छायावाद को चित्र भाषा शैली किसे कहा? छायावाद को चित्र भाषा शैली किसे कहा, ये बताना है। तो किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा, याद रखेंगे, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, यह बताना है। यानी कि जो लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मुंशी प्रेमचंद ने की थी। देखिए प्रथम अधिवेशन है, तो आप लोग याद रखेंगे मुंशी प्रेमचंद ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन, खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है, ये बताना है। तो अरेमाइक लिपि से हुई है। अरेमाइक भी कहीं कहीं पे लिखा होता है, तो अरेमाइक याद रखेंगे, अरेमाइक लिपि। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? तो अरेमाइक लिपि से हुई है। ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर किस उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे? यानी कि जो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं वो किस उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे, ये बताना है। तो हो जाएगा जकी उपनाम से। किस नाम से लिखते थे? जकी उपनाम से लिखते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जकी उपनाम, ठीक। फिर है, हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? हिंदी का प्रथम सूफी कवि हो जाएगा मुल्ला दाऊद। यहाँ पे मिस्टेक लिखा हुआ है, तो मुल्ला दाऊद जो है, मुल्ला दाऊद, ठीक, ये हो जाएंगे प्रथम सूफी कवि। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? अर्जुन देव ने किया है। अगला क्वेश्चन, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मेवाती के बारे में पूछ रहा है। तो राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, जैसे मेवाती हो गया, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी, मारवाड़ी और जयपुरी। इनको जो है आप लोग याद रखेंगे। वह राजस्थानी भाषा की 4 बोलियां हैं। कौन कौन सी? मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। तो ये राजस्थानी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत मेवाती भाषा आती है। फिर अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? विषय पूछ रहा है। तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश, अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक जो है हिंदी भाषा के बारे में अनुच्छेद दिए गए हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला है, ग्वालियर की बोली। ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश में एक ज़िला है। तो मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर है ये बुंदेलखंड क्षेत्र रीजन में पड़ता है, जैसे उत्तर प्रदेश से लगा हुआ। तो बुंदेली जो है बुंदेलखंड की क्षेत्र की भाषा है, तो ये ग्वालियर की भाषा भी क्या हो जाएगी? बुंदेली हो जाएगी। फिर अगला देखते हैं, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है पूछा जा चुका है, तो आप लोग याद रखेंगे पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। फिर अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो भोजपुरी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है।
अगर पूछ ले मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। उसके बाद एक जोड़ी गई, कौन सी? सिंधी भाषा। अब सिंधी भाषा जो जोड़ी गई ये 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो आप लोग याद रखेंगे 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई, तो नमक से याद रखेंगे, ना से हो जाएगा नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी। ये 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। फिर उसके बाद 4 और भाषाएं जोड़ी गई, वो जो है 4 भाषाएं जोड़ी गई, तो उनको याद रखेंगे BDMS से। ये 92वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई, ठीक। तो 20 से हो जाएगा बोडो, डोंगरी और एम से मैथिली, फिर संथाली। तो ये 3 संविधान संशोधन में पहले 14 भाषाएं थी, उसके बाद 7 और जोड़ी दी गई, तो 4 3 7 1 8। तो कितनी भाषाएं वर्तमान में हैं? तो 8 भाषाएं जो हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन, मालती माधव किसकी रचना है? तो मालती माधव भवभूति की रचना है, ठीक। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 4 चरण होते हैं, सब में जो है 24 मात्राएं होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन, नामवर सिंह किस कृति के लेखक हैं? तो नामवर सिंह की कृति क्या हो जाएगी? दूसरी परंपरा की खोज। नामवर सिंह की रचना आप लोग याद रखेंगे। फिर है द्वापर किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो द्वापर जो है मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध कृति है, और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि भी कहा जाता है, राष्ट्रकवि, ठीक। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। महात्मा गांधी जो है इनको राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी, महात्मा गांधी, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रकवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। फिर भाषा की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकृति बताना है कठिन से सरल की ओर, क्योंकि कठिन शुरुआत में जब हमें नहीं पता होता है तो वो हमें कठिन लगती है, उसके बाद जो है वो हमारे लिए क्या हो जाती है? सरल हो जाती है। तो भाषा की प्रकृति क्या हो जाएगी? कठिन से सरल की ओर। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा की प्रकृति पेडागोजी में पूछ लेता है। हिंदी भाषा की पेडागोजी जो होती है से इसमें जो है पेट और जैसे टेट में और सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये भी पूछ लिया जाता है। फिर अगला है प्रेमचंद घर में शीर्षक से प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखी? ये है प्रेमचंद घर में, ये हो जाएगा जीवनी का नाम। और किसने लिखी? तो शिवरानी देवी ने लिखी। और पूछ ले किसकी जीवनी है? तो प्रेमचंद की जीवनी है, शिवरानी देवी के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन, वट वृक्ष की छाया में जीवनी, वट वृक्ष की छाया में ये जीवनी किस पर आधारित है? किसके जीवन पर? तो अमृतलाल नागर के जीवन पर आधारित है, वट वृक्ष की छाया में। फिर अगला, अकाल पुरुष गांधी, अकाल पुरुष गांधी जीवनी, देखिए अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक पूछ रहा है, तो जैनेंद्र कुमार हो जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये तीनों जीवनी हैं, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे आप लोग। तो ये 50 क्वेश्चन थे जो हमने आपको इस वीडियो में करा दिए। आगे भी 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे पेपर के लिए। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।